बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट के आर्टिकल से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे और आपको ये बात भी याद होगी कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक जो कि लिक्विड स्टेट से रिजेंबल करता था और उसके साथ डिफ्यूजन इन लिक्विड्स एंड द डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, हमने इन टॉपिक्स की डिस्कशन की थी। आज स्टूडेंट्स हमारी थर्ड स्टेट ऑफ मैटर यानी जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, हमने उसकी डिस्कशन स्टार्ट करनी है। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के लिए मैंने एक डायग्राम जो है वो सामने ड्रॉ की है सॉलिड स्टेट को समझाने के लिए। आपको बेसिकली इस चीज का अंदाजा है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। द फर्स्ट वन इज सॉलिड, सेकंड वन इज लिक्विड एंड द थर्ड वन इज गैस। और इनमें से हमने स्टूडेंट्स लिक्विड एंड गैस स्टेट के ऊपर डिटेल में बात कर ली। हमने जो लॉस थे गैसेस के वो भी पढ़े, टिपिकल प्रॉपर्टीज थी गैसेस की वो पढ़ी। इसी तरह लिक्विड के जो टॉपिक्स थे हमने वो सब डिस्कस किए। आज हम सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट के लिए ये जो डायग्राम है इसको देख के आपको एक दो बातें जो याद रहनी चाहिए वो ये हैं कि सबसे पहली बात कि यहां पे मौजूद ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे मौजूद जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन तमाम मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये 3 प्रॉपर्टीज जो हैं जो यहां पे लिखी गई हैं या फीचर्स आप कह लीजिए, ये इन मॉलिक्यूल्स में मौजूद हैं, ठीक है। नंबर 1, डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम, यानी सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने आप को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनका एक प्रॉपर वॉल्यूम होता है और एक प्रॉपर क्या होती है शेप, जिसको हम डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम का नाम देते हैं, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि इन्हीं मॉलिक्यूल से मिलकर एक टेबल बनी है, एक चेयर बनी है, एटसेट्रा। अब ये जो टेबल है, ये चेयर है, ये तमाम जितनी भी चीजें होती हैं, ये जितनी भी चीजें होती हैं इनको हम एग्जांपल्स में देखते हैं, ये सारी सॉलिड की एग्जांपल हैं। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स इनका एक डेफिनाइट शेप होती है और एक प्रॉपर क्या होता है, वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखी जाए इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान तो वो क्या है, यूनिटी। वो यूनिटी किस चीज की है कि इनके दरमियान आपको बिल्कुल भी स्पेस नजर नहीं आ रहा होगा, यानी इनमें बिल्कुल भी एम्प्टी स्पेस नहीं है। हालांकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते थे उनमें बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेस होता था जिस वजह से वो रैंडम मोशन कर सकते थे, ठीक है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि सॉलिड के जितने मॉलिक्यूल्स हैं ये बेसिकली आपस में टाइटली पैक हैं, जिस वजह से ये बिल्कुल भी मोशन नहीं कर सकते। इसलिए हम कहते हैं कि टाइटली पैक होने की वजह से ये मोशनलेस होते हैं। क्या होते हैं जी? मोशनलेस। ठीक हो गया? 2 बातें होगी जी। तीसरी बात क्या है कि स्टूडेंट्स इनकी यूनिटी की वजह से जो हमने अभी बात की कि ये टाइटली पैक हैं एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूल्स,
तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस ना होने की वजह से जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं, मैं फिर आपको रिकॉल करवाऊं कि इंटरमोलेकुलर फोर्सेस की डेफिनेशन क्या होती है, कि जो वीक फोर्सेस हैं जो कि मॉलिक्यूल के एटम्स के दरमियान पाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पाई जाएंगी वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस होंगी। कौन सी होंगी? स्ट्रॉन्ग। अगर हम सॉलिड की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस को कंपेयर करें लिक्विड एंड गैस के मॉलिक्यूल्स की इंटरमोलेकुलर फोर्सेस से, ठीक है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि बेसिकली हमें सॉलिड स्टेट के बारे में पता होने चाहिए। मैं आपको फिर एक दफा ये रिवाइज करवा दूं। नंबर 1, इनकी डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। दूसरा, इनमें बिल्कुल भी एम्प्टी स्पेस नहीं होती, इसलिए ये टाइटली पैक होते हैं और इन मॉलिक्यूल्स की इस यूनिटी की वजह से ये मोशनलेस होते हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस पाई जाती हैं, जिस वजह से इनके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करना मुश्किल होता है। यानी उनके दरमियान जो बॉन्ड मौजूद होते हैं, एक तो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हो गई, दूसरा उसके साथ होता है केमिकल बॉन्ड, उनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, ठीक है। और ज्यादा जो है वो टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास थे फीचर्स। क्लियर है? अच्छा, आ जाइए स्टूडेंट्स नोटबुक के नोटबुक नहीं, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 89 पे। सॉलिड स्टेट, इट इज द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर which has definite shape and volume. In solid state, the molecules are very close to one another. Very close यानी एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, and they are closely packed यानी आप इसको tightly packed भी कह सकते हैं. The intermolecular forces are so strong that these particles become almost motionless. ठीक है कि इनके दरमियान इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इनके दरमियान बिल्कुल भी एम्प्टी स्पेस नहीं बचता और ये बिल्कुल भी मोशन नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई हम उनको ये कहते हैं कि ये क्या होते हैं? मोशनलेस। हेंस दे कैन नॉट डिफ्यूज, इनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस भी नहीं होता। हत्ता कि हमने डिफ्यूजन का प्रोसेस लिक्विड में भी देखा और गैसेस में भी देखा, ठीक है। सॉलिड पार्टिकल्स ओनली पोजेस वाइब्रेशनल मोशन। ये जो लाइन है इसको आप अंडरलाइन करिए, ये एमसीक्यूज भी आ सकती है कि सॉलिड जो है वो सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन को पोजेस करते हैं। हमने जब लिक्विड स्टेट को डिस्कस किया था उसमें जितनी भी टिपिकल प्रॉपर्टीज थी, हमने उन टिपिकल प्रॉपर्टीज में टेम्परेचर की बात की और उस टेम्परेचर की वजह से जितने भी लिक्विड थे उनमें काइनेटिक एनर्जी की बात की थी। ऐसा ही है ना? लेकिन सॉलिड स्टेट में स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात होती है। वाइब्रेशनल क्या है उसको समझने के लिए या वाइब्रेशन मोशन क्या है उसको समझने के लिए हम सॉलिड स्टेट की टिपिकल प्रॉपर्टीज में चलते हैं। तो जो आपके पास स्टूडेंट्स टिपिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड स्टेट्स की मौजूद हैं, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट और दूसरी प्रॉपर्टी है रिजिडिटी, ठीक है। इसमें मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे आपने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा और उसकी डेफिनेशन को हमने डिटेल में समझा था कि सॉलिड एंड लिक्विड जो हैं वो कोएग्जिस्ट रहते हैं, इसी तरह यहां पर हम मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके लिए पहले एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है, जिस बीकर में हमने एक सॉलिड लिया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या स्टूडेंट्स? होगा ये कि अगर इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड की जाए तो बेसिकली ये कौन सी एनर्जी पोजेस करेंगे? हमने अभी पढ़ा ये वाइब्रेशनल एनर्जी को पोजेस करेंगे,
वाइब्रेशनल एनर्जी क्या है कि देखिए इनको जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सॉलिड के, ये इतने टाइटली पैक हैं कि अगर इन्हें आप टेम्परेचर भी देंगे तो टेम्परेचर गेन करने के बाद भी ये वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेट होंगे। ये मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वाइब्रेट। ठीक है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे ये क्या करेंगे? वाइब्रेशन शो करेंगे। जैसे जैसे ये वाइब्रेट होते चले जाएंगे, वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि इनकी जो यूनिटी है, जो ये टाइटली पैक्ड हैं, वो टाइटली पैक्ड की यूनिटी जो है वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस हैं वो वीक होना शुरू हो जाएंगे। और क्योंकि ये हमारे पास सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये जाहिरी सी बात है कि स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा लिक्विड में। और हम मेल्टिंग पॉइंट कहते ही इसको हैं, जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में टर्न होना शुरू हो तो हम कहते हैं जी इट मेल्ट्स। ठीक है, जैसे आपके पास आइसक्रीम होती है, आप आइसक्रीम लाते हैं तो आइसक्रीम जब आप उसको परचेज करते हैं इट इज इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है, लेकिन जैसे वो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर में आती है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, गर्मियों में मोस्टली यही होता है कि हमारी जो आइसक्रीम सॉलिड स्ट्रक्चर में होती है, बेसिकली वो क्या होना स्टार्ट हो जाती है? टेम्परेचर की वजह से मेल्ट। ठीक है, और लिक्विड बन जाती है। लेकिन हम यहां पे याद रखेंगे इस रिवर्सिबल एरो को। आपको याद होगा कि जब आपको पीछे पढ़ाया गया था टॉपिक इसी से रेलिवेंट, उस टॉपिक में वेपर प्रेशर में भी आपको बताया गया था कि इस डबल हेडेड एरो का क्या फंक्शन है। ये बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करता है, और इस डबल हेडेड एरो का मतलब ये है कि रिएक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। ठीक है, तो आइए मेल्टिंग पॉइंट पर। द सॉलिड पार्टिकल पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का वर्ड तो जाहिर सी बात आएगा, क्योंकि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट से मोशन में आती है तो वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। लेकिन क्योंकि यहां पर इन मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा यूनिटी है, टाइटली पैक हैं, तो इनके दरमियान की यूनिटी को जब ब्रेक किया जाएगा तो उसके लिए वाइब्रेशन का होना जरूरी है। तो इसीलिए वर्ड क्या यूज हुआ है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, When solids are heated, जब इनको हीट दी जाती है, their vibrational energies increase and particles vibrate at their mean position. मीन यानी जो इनकी ओरिजिनल पोजीशन है वहां से वो क्या करते हैं? वाइब्रेशन शुरू करते हैं, वाइब्रेट होते हैं विद अ हायर स्पीड, बहुत ही तेज स्पीड में। ठीक है, रफ्तार में। इफ द हीट इज सप्लाइड कॉन्टिन्यूसली, अगर आप उसको बार बार हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, अ स्टेज रीचेस एट विच द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशन, कि जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। यानी थोड़ी देर अगर आप इसी बीकर को टेम्परेचर देते जा रहे हैं तो टेम्परेचर देने से क्या होगा? ये अपनी जो ओरिजिनल मीन पोजीशन है पार्टिकल्स की, वो पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। और जैसे वो मीन पोजीशन को छोड़ेंगे तो उनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह ये पार्टिकल्स जो है इनके दरमियान क्या आ जाएगा जी? थोड़ा बहुत गैप आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? इनके दरमियान गैप आ जाएगा। और जब ये गैप आएगा तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर जो हम देखते थे ये लिक्विड स्टेट का होता था, तो ये बेसिकली इनमें क्या आएगा? चेंज आएगा। तो इन्होंने क्या बताया जी कि लीव देयर फिक्स पोजीशंस एंड देन बिकम मोबाइल। मोबाइल का मतलब क्या होगा? फ्रीली मूव। ठीक है, एज दिस टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स, और इस टेम्परेचर पे हमारे पास जो भी सॉलिड होगा वो मेल्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? मेल्ट होगा। द टेम्परेचर, ये अब आपके पास डेफिनेशन है मेल्टिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, ठीक है, सॉलिड जो है वो मेल्ट होना शुरू होगा, एंड को एग्जिस्ट इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। ठीक है, और क्या रहेंगे? ये आपस में को एग्जिस्ट रहेंगे। कहां पे? डायनेमिक यानी चेंज, और इक्विलिब्रियम मींस बैलेंस, यानी जो इनमें चेंज आएगा उसकी वजह से
चेंज आने के बाद जब ये बैलेंस फॉर्म में आएंगे, द लिक्विड स्टेट इट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो हम क्या नाम देंगे जी इसको? मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, ये आपके पास था स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्या था? मेल्टिंग पॉइंट। मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देना चाहता हूं, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से। तो एग्जाम्पल क्या है जी? अगर आपको याद हो, ये एग्जाम्पल आपने पहले भी इसी बुक में रीड की होगी कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl ये होता है, और सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट किस टेम्परेचर पर आकर जाकर आता है स्टूडेंट्स? 800 डिग्री सेल्सियस पर। यानी सोडियम क्लोराइड जो है बेसिकली 800 डिग्री सेल्सियस पर जाकर मेल्ट होता है। क्या होता है? मेल्ट। यानी इतना हाई टेम्परेचर देने के बाद बेसिकली वो सोडियम क्लोराइड क्या होगा? मेल्ट होगा। अब ये सोडियम क्लोराइड किस स्ट्रक्चर में पाया जाता है? ये 3D स्ट्रक्चर में, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में पाया जाता है, और स्टेट इसकी सॉलिड होती है। लेकिन अगर थोड़ी सी हम केमिकली तौर पर इसकी बात करें तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि बेसिकली सोडियम क्लोराइड एक फॉर्मूला यूनिट की एग्जांपल है। फॉर्मूला यूनिट से मुराद के इसके दरमियान जो है वो बेसिकली चार्जेस मौजूद हैं, और वो चार्जेस दो तरह की होते हैं, एक सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से हमने ये पढ़ा हुआ है कि इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है? आयोनिक बॉन्ड। क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एक मिनट, क्या नाम लिखा है जी? आयोनिक बॉन्ड। ठीक हो गया? और आयनिक बॉन्ड क्योंकि इनमें मौजूद होता है, इसीलिए हम सोडियम क्लोराइड को क्या पढ़ते हैं जी? आयोनिक कंपाउंड। यानी ये वो कंपाउंड है जिसमें ऑयंस मौजूद हैं। ऑयंस जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, यानी कैटऑयन एंड एनऑयन। अब आप देख सकते हैं कि इस टेम्परेचर पे जो है वो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? मेल्ट। इसी तरह हमारे पास दूसरी नेचर में अल्कोहल की बात कर ली जाए, या किसी दूसरे आप बात कर लें, सॉलिड की बात कर लें तो ज्यादा बेहतर है। अल्कोहल तो लिक्विड स्टेट में होगी, तो किसी और सॉलिड की बात कर ली जाए तो उसका भी मेल्टिंग पॉइंट आएगा, तो उसमें में भी कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड की नेचर के एतबार से देखा जाए तो ये हमारे पास आ गया आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड। एंड इसके अलावा हमारे पास जो आ सकता है बेसिकली वो कौन है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बेसिकली किन में पाया जाएगा? कोवलेंट कंपाउंड्स में। कोवलेंट कंपाउंड्स में। ठीक हो गया? इसमें एग्जांपल डायथाइल ईथर आ सकती है। सॉरी, हमने सॉलिड लेना है, सॉलिड और लिक्विड, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? जब सॉलिड कोई जो है वो लिक्विड के साथ को एग्जिस्ट होगा। इसमें ना तो आप अल्कोहल को एग्जांपल ले सकते हैं, ना ही डायथाइल ईथर। अभी आप इतना ही सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें। अच्छा, आगे इन्होंने क्या बताया हुआ जी कि द आयोनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर टू फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रो का मतलब क्या होता है जी? लार्ज मॉलिक्यूल्स। सो हम यहां पे कॉमा ऐड करेंगे, ऑल सच सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जितने भी सॉलिड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। ठीक है, उन्होंने कोई भी एग्जांपल नहीं ऐड की। चले, मैंने आपको एक NaCl सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल बता दी, आयोनिक बॉन्ड से रेलिवेंट। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी रिजिडिटी। रिजिडिटी का वैसे अगर मायने देखा जाए, मीनिंग इसका देखा जाए तो इसका मतलब होता है सख्त होना या सख्ती। ठीक है, ये स्ट्रिक्टनेस वाली सख्ती नहीं है, ये क्योंकि मेटल है तो मेटल में कितनी प्योरिटी है, वो कितना सख्त है, वो प्रॉपर्टी बेसिकली मेटल की जो है। मेटल इसलिए वर्ड यूज किया जा रहा है क्योंकि सॉलिड स्टेट हम पढ़ रहे हैं और मोस्टली मेटल जो हैं वो सॉलिड होती हैं। ठीक है, तो रिजिडिटी की प्रॉपर्टी अक्सर ये पढ़ी जाती है। तो यहां यही कहा जा रहा है कि द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, कि ये फ्री नहीं होते। दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस, देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर,
कि अपनी साख्त में ये सख्त होते हैं, यानी इनमें सख्ती होती है, ये प्यूरिफाई होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, दो ही हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज थी, वो हमने डिस्कस कर ली। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है डेंसिटी का। किसका? डेंसिटी। देखिए, जहां पे बात डेंसिटी की आती है वहां पे आपने एक ही फॉर्मूला याद रखना होता है, D इज इक्वल टू m/v। आपको पता है डेंसिटी हम पढ़ने जा रहे हैं किनकी? सॉलिड स्टेट की। और सॉलिड स्टेट में अभी आपको बताया मोस्टली मेटल्स होती हैं। ठीक है, तो मेटल्स की वजह से याद रखिए इनका मैस हमेशा ज्यादा होता है, हाई होता है, और डेंसिटी अल्टीमेटली क्या होती है? हाई। जबकि वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। यानी हम ये कहते हैं कि डेंसिटी जो होती है, जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, उनकी हमेशा ज्यादा होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैस के, जबकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। और इन दो जो हमारे पास रिलेशन है, इनको एक में कन्वर्ट कर लिया जाता है और वो ये रिलेशन बनता है। ठीक है, ये आपको पहले भी 2-3 मरतबा बताया हुआ लेक्चर्स में, ये अब आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। फिर इन्होंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दी हैं मेटल्स की कि किसकी क्या डेंसिटी है, उन्होंने बताया है। सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड एंड गैसेस, कि ये लिक्विड एंड गैसेस से भी ज्यादा डेंसर होते हैं, बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन देयर पार्टिकल्स। क्योंकि ये आपस में यूनिटी रखते हैं, इनके मॉलिक्यूल्स ये टोटली प्रॉपरली जो है पैक्ड होते हैं, इनमें बिल्कुल एम्प्टी स्पेस नहीं होता। जबकि लिक्विड में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस पाया जाता है, और गैसेस में तो वैसे ही बहुत क्या होता है? ज्यादा ये स्पेस होता है, इसलिए वो ज्यादा डेंसर नहीं होते। Therefore, they have the highest densities among the 3 states of matter। ठीक है, तो इसलिए जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स रखते हैं मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम मैक्रोमोलिक्यूल्स का नाम दे रहे हैं, या आप सॉलिड स्टेट का ही नाम ले लीजिए, इसमें पाए जाने वाली जितनी भी मेटल्स होंगे, कंपाउंड्स होंगे, उन तमाम की डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैस स्टेट। एग्जाम्पल देखिए, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.7 ग्राम पर cm3, ये एल्यूमिनियम की डेंसिटी है। आयरन की 7.86 एंड गोल्ड की क्या है? 19.3 ग्राम पर cm3। ठीक हो गया, इनके सिंबल्स आप लिख लें, याद रहेंगे, इंफॉर्मेशन होती है। एल्यूमिनियम के लिए आप A और L यूज करेंगे। दूसरा क्या था? आयरन। आयरन के लिए F बड़ा और E स्मॉल, कैपिटल लेटर और साथ स्मॉल लेटर। गोल्ड के लिए A कैपिटल और U स्मॉल। ठीक है, ये सिंबल आपको पता होनी चाहिए, केमिस्ट्री में हम ज्यादातर सिंबल्स ही राइट करते हैं। क्लियर है? चलिए, ये था स्टूडेंट्स हमारे पास डेंसिटी का टॉपिक, और इसके साथ टिपिकल प्रॉपर्टीज और डेंसिटीज कंप्लीट होती हैं, डेंसिटी कंप्लीट होती है। आगे हम एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको ऐड करेंगे, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। क्या है जी? टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। टाइप्स की अगर बात की जाए तो स्टूडेंट्स आपको वैसे तो बुक पे 2 नाम लिखे हुए नजर आ रहे हैं कि सॉलिड स्टेट को बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। वो नेम्स भी आपके सामने मेंशन है। द फर्स्ट वन इज amorphous solid and the second one is crystalline solid। क्या वर्ड है जी? amorphous solid and crystalline solid। ठीक है, तो 2 बेसिक टाइप्स हैं जो हमने यहां पे डिस्कस करनी है। जी, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ये स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट भी आ सकता है। नहीं, टाइप्स के एतबार से हम इनको कितनी जगह डिवाइड करेंगे? 2 जगह पे। द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
and the second one is amorphous solids. ठीक हो गया, ये हमारे पास दो टाइप्स है। देखिए amorphous solids क्या होती है, इनके बारे में पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए कि इनकी एक प्रॉपर शेप होती है। प्रॉपर क्या होती है? शेप होती है। इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड का नाम इसलिए दिया जाता है कि इनके प्रॉपर शेप होने की वजह से ये एक क्रिस्टल शेप रखते हैं। अगर क्रिस्टल शेप की एक एग्जांपल ले ली जाए तो हम सोडियम क्लोराइड की ही एग्जांपल लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी वही है। आप 4th चैप्टर के लास्ट पे आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में भी ये स्ट्रक्चर जाकर देख सकते हैं कि ऐसे करके हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो 3D स्ट्रक्चर रखता है, और ये स्ट्रक्चर बेसिकली जो मौजूद होता है हमारे पास, ये एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के एग्जांपल में आता है कि क्रिस्टल बनता है। ठीक है, अब ये पूरा एक क्रिस्टल है और इसको हम 3D का नाम देते हैं, 3 डायमेंशनल। क्या नाम देते हैं जी? 3D, यानी 3 डायमेंशनल। इसकी 3 डायमेंशंस होती है। ठीक है, डायमेंशंस के हवाले से देखा जाए तो आप ये बेहतर जानते हैं कि एक हमारे पास एक्स एक्सिस होती है और एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है, या होती है। एक्स एक्सिस क्या होता है जी? जैसे आप ये देखिए, व्हाइट बोर्ड आपको नजर आ रहा है, तो ये एक एक्स एक्सिस पे आपको इसके जो मार्जिन हैं वो नजर आएंगे और एक वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो हमारी जो दुनिया है इसमें मोस्टली चीजें 2D होती हैं, यानी 2 डायमेंशंस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये 2D हैं, 2 डायमेंशंस। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो स्ट्रक्चर होता है प्रॉपर क्रिस्टल का, ये 3 डायमेंशंस होती है। 3 डायमेंशंस का मतलब एक हमारे पास जी एक्सिस आ जाती है। ठीक है, ये तीसरी डायमेंशन आती है, इसलिए हम इसको 3D का नाम देते हैं। तो बेसिकली ये जो क्रिस्टल हमारे सामने बना हुआ है ये 3D है, 3 डायमेंशंस पर है। क्लियर है जी? डी का मतलब यहां पे क्या होगा? डायमेंशंस। जबकि अगर इसके ओपोनेंट यही प्रॉपर्टी अगर देखी जाए कि एमॉर्फस में क्या है, तो एमॉर्फस में बहुत सिंपल सी बात लिखी हुई है कि एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं दे आर शेपलेस। शेपलेस का मतलब इनकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती। और अगर हम एग्जांपल्स देख लें तो उन्होंने एग्जांपल्स में बताया हुआ जी, ग्लास, रबर एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो हैं बेसिकली किस में आ जाती हैं हमारे पास? एमॉर्फस सॉलिड में, बिकॉज दे आर शेपलेस। दे आर शेपलेस। ठीक है, दूसरी बात अगर इनमें डिफर की जाए जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जितने भी होते हैं इनका हाई मेल्टिंग, क्योंकि देखिए ना इनकी प्रॉपर शेप है। मैंने प्रॉपर शेप में एग्जांपल भी किसकी ली? NaCl की। और थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, M फॉर मेल्टिंग, P फॉर पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कितना होता है? 800 डिग्री सेल्सियस, यानी हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसका। इट मींस दैट जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे इनके बारे में हम क्या लिखेंगे? दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ये एक और बात ऐड होगी जी बॉइलिंग पॉइंट्स की। तो बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़े हुए हैं, हम पीछे भी डिस्कस करके आए हैं। चलिए आपको यहां पे एक बात और बता देता हूं कि इसी जो आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड में सोडियम क्लोराइड है, जब ये मेल्टिंग पॉइंट इसका आएगा तो वो 800 डिग्री सेल्सियस होगा। लेकिन अगर आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट लेकर आना है तो सोडियम क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये टेम्परेचर कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा है कि हम इसको डोमेस्टिक लेवल पे तो यूटिलाइज कर ही नहीं सकते। जबकि हमारे पास अगर देखा जाए एमॉर्फस सॉलिड में, तो हम सिंपल ये कहते हैं दे डू नॉट हैव शार्प
they do not have sharp and fixed melting point and boiling point etc. ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वही सी बात है, वो शेपलेस है, इनको थोड़ा सा भी टेम्परेचर दिया जाएगा तो उनकी शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, बाकी हम देख लेते हैं, तकरीबन ये कंप्लीट हो गया है। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू देयर जनरल अपीयरेंस, यानी जो ज़ाहिरी तौर पर ये नजर आते हैं उस हिसाब से देखा जाए तो सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज अमॉर्फस सॉलिड्स एंड द सेकंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं? अमॉर्फस सॉलिड्स मींस शेपलेस, ये पहला पॉइंट हो गया। Solids in which the particles are not regularly arranged on their regular shapes are destroyed, यानी पार्टिकल जो है वो रेगुलरली अरेंज नहीं होते या फिर रेगुलर शेप जो होती है वो इनकी डिस्ट्रॉयड होती है, प्रॉपरली नहीं बनी होती, आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड्स। ये दो पॉइंट हो गए आपके पास। दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो शार्प नहीं होते। ठीक है, प्लास्टिक, रबर एंड इवन ग्लास आर एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, एज दे डू नॉट हैव एनी शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। ये तकरीबन एग्जांपल्स की हेडिंग अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए? 4। तो बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता होता है, जिसमें आपने एमॉर्फस के भी 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं और क्रिस्टलाइन के भी 4 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ठीक है, सेंटर में लाइन लगा के। अब पहला जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड इन विच द पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनाइट 3 डायमेंशनल पैटर्न आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? जिनमें प्रॉपर 3D स्ट्रक्चर मौजूद होगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मौजूद होगा। वो पहली बात हो गई। दे हैव डेफिनाइट सरफेसेस और फेसेस, यानी इनकी जो प्रॉपर, डेफिनाइट का मतलब क्या है जी? प्रॉपर जो है वो इनकी सरफेसेस अवेलेबल होंगी, हमें बनी नजर आएंगी। ईच फेस हैज डेफिनाइट एंगल विद द अदर, और इनमें प्रॉपर क्या मौजूद होंगे? एंगल्स मौजूद होंगे। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स, इनमें मेल्टिंग पॉइंट्स क्या होंगे जी? शार्प होंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर, अब एग्जांपल्स क्या है? नंबर 1 डायमंड, ठीक है, जो कि बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड की टाइप में आता है, डायमंड। और दूसरी क्या है जी? सोडियम क्लोराइड। दूसरी क्या है? सोडियम क्लोराइड। तो बेसिकली ये सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का स्ट्रक्चर ही यहां पर बनाया गया है। यहां पे एक एडिशनल बात हो गई है, उन्होंने सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट की डिस्कशन की है, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हम सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट पर फोकस करेंगे। मैंने एडिशनल बीच में बॉइलिंग पॉइंट की भी बात कर दी, आपको बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से एग्जांपल भी दे दी। तो चलिए, ये एक एडिशनल चीज है, इसको आप याद रखें, ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आज हमने बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड स्टेट का स्टार्ट लिया, प्रॉपर डिस्कशन की, उसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा और टाइप्स को डिस्कस किया। इसमें आपके पास अगर शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट का शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें आप सेकंड पॉइंट में नीचे जो रिएक्शन लिखा है वो राइट कर सकते हैं, और स्टूडेंट्स नीचे जो रिजिडिटी है उसका शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजिडिटी। ठीक है, और रिजिडिटी की एग्जांपल आप लिख सकते हैं, लाइक जिस तरह पेज नंबर 90 पे डेंसिटी की लास्ट लाइन पे उन्होंने एल्यूमिनियम, आयरन एंड गोल्ड की बात की है, तो आपको इसी 2 मेटल का कंपैरिजन करके बता दें। फॉर एग्जांपल, जिस तरह गोल्ड है तो इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि मोर रिजिड है एज कंपेयर टू आयरन। इस तरह आप एग्जांपल बना लीजिए। टाइप्स ऑफ सॉलिड में अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये जिस तरह लिखा हुआ है अगर आप वैसे भी राइट कर देते हैं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसमें थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं तो आप सेंटर में लाइन लगा के डिफरेंस में लिख सकते हैं, वैसे भी ठीक है। हाँ, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आ जाए तो आपने स्टूडेंट सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखने हैं, लाइक
आप इसकी भी डेफिनेशन लिख दें, एमॉर्फस की ओकेस लाइन की डेफिनेशन लिख दें और इनकी एग्जांपल्स आप राइट कर दें। ठीक है, तो लीजिए स्टूडेंट्स, आज हम अपना ये लेक्चर यहां तक टाइप्स ऑफ सॉलिड्स तक रखते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह इस लेक्चर को सुन रहे हैं और जो पीछे भी वीडियोस आई हैं आपने प्रॉपर वो भी सुनी हैं। अब आपने करना क्या है, आपका होमवर्क क्या है कि आपने अच्छी तरह इसको याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चंस को एंड लॉन्ग क्वेश्चंस को याद करना है इन्हें, और अपने पास नोट्स में राइट कर लेना है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू टॉपिक के साथ, जो कि सॉलिड स्टेट का ही एक टॉपिक है, एलोट्रॉपी, उसके साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।